फिजिक्स में था विशिष्ट ऊष्मा, कल वाला में बता दीजिएगा। गैस तापमापी जब हाइड्रोजन रहेगा तो कितना टेम्परेचर? 500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 500 डिग्री तक। अगर हाइड्रोजन निकाल के नाइट्रोजन डाल देंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक। 1500 डिग्री से बताइए प्लेटिनम प्रतिरोध मापी का कितना डिग्री सेल्सियस से कितना तक? -200 से 1200। प्लेटिनम प्रतिरोधी में -200 से ताप युग में ताप मापे -200 से 1600। उसके बाद आते हैं ताप युग में ताप मापे किस सिद्धांत पे? सीबेक पे। कौन सा प्रभाव? और पूर्ण विकिरण ताप मापी न्यूनतम टेम्परेचर 800 के ऊपर। इसका जो है किस सिद्धांत पे? स्टीफेंस लॉ पे। अब आते हैं किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? जल के सबसे अधिक कितना होती है? 4200। ठीक है 4200 बोली चाहिए, एक बोलिए। 1 किलोग्राम प्रति सेकंड। गैस में हाइड्रोजन का होता है किससे भी ज़्यादा? जल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस जूल प्रति केजी। लेकिन यहाँ पदार्थ में इसलिए वही कारण जो नेचर हो रहा है, इससे भी ज़्यादा जल का होता है सबसे ज़्यादा। तो पदार्थ में गैस का हाइड्रोजन का हो सकता है। यौगिक में यौगिक बोल रहे हो? यौगिक में जल किया जाएगा, हाइड्रोजन तत्व में। चलिए बर्फ के विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 2100। और ये तो अधिक कोची में 2100 होता है, बताइए तो। यहाँ पे कैलोरी प्रति ग्राम होता है बर्फ पानी का 1 और बर्फ का 0.5। हाँ दे तो ही है, पानी का 1 और बर्फ का पॉइंट। हाँ चलिए बताइए विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक? जूल प्रति केल्विन प्रति जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। जूल प्रति केजी प्रति मेयर का सूत्र। हाँ उसी से है। मेयर में नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा बराबर Cp माइनस Cv बराबर R। Cp माइनस Cv बराबर R। इसे मेयर का सूत्र भी कहा जाता है। बताइएगा सामान्यतः पदार्थों को ऊष्मा देने पर पदार्थों का आयतन बढ़ता है, लेकिन उस पदार्थ का नाम बताइए जिसको तापमान देने पर उसका आयतन घटता है। बताइए। बर्फ हो जाएगा शायद, उसका ऊष्मीय प्रसार घटता है। हाँ वो तो घट जाता है जैसे जल होगा। ऊष्मीय प्रसार में आयतन घटता है तो वो अलग है। उस इसमें है जल होता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं गर्म तो क्या हो जाएगा? आयतन घटेगा। एक और है सिल्वर आयोडाइड का 80 से डिग्री सेल्सियस से अगर 140 डिग्री गर्म कीजिएगा तो इसका भी आयतन घटेगा। बाकी सबका क्या होता है? पानी का घनत्व कितना होता है? 0.2। अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा। पहले घनत्व बढ़ेगा और बाद फिर घनत्व घटेगा। न्यूनतम आयतन अधिकतम घनत्व 4 डिग्री। जाड़े के दिनों में रात में पाइप फट जाती है, कारण सबका सिकुड़ता है ना, एक आयतन क्या हो जाता है? फट जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है? फट जाता है। पानी को अगर हम 9 लीटर मान लीजिए 1 लीटर हम जमाते हैं तो उसका आयतन जमने के बाद कितना लीटर हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बर्फ के रूप में कितना हो जाएगा? 2 लीटर। हाँ 2 लीटर। यहाँ पे लिख जैसे 9 लीटर है तो जमने के बाद वह 10 लीटर बर्फ में बदल जाएगा। हाँ जैसे दुगना नहीं कर सकते हैं, कुछ 10% से भी ज़्यादा 110% के आसपास में। वही तो रीजन है सर, पाइप फट जाता है जैसे उसमें कुछ पानी अगर बच जाता है ना तो वही फैल जाता है। बताइए ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं? 3।
किस विधि में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। सबसे तेज विकिरण। सबसे तेज संचालन करने की विधि? द्रवों और गैसों के में कौन सा संबंध? ठोस में चालन। ठोस में किस में माध्यम की आवश्यकता होती है? चालन में होती है। चालन में बगल में लोहा गर्म करके रखवाओ तब ना इनमें से करानुआ को मैं ऐसे तो चालन संभव दोनों ना जैसे माध्यम होगा है, जैसे सबसे ज़्यादा मात्रा में माध्यम रहता है ओकरा में जैसे हवा समान माध्यम से जो विकिरण पृथ्वी पर आता है वायुमंडल का पानी संबंध देता है। हाँ केतली में पानी नहीं गर्म होता है विकिरण से गति के कारण विकिरण केतली में विकिरण से केतली में समान होगा अणु के गति से ना होगा चालन में हमको लगता है सिर्फ अणु की गति का प्रयोग नहीं होता, भले माध्यम को सब जैसे माध्यम का तो होबे करता है उसमें चाल अणु के थोड़ी मतलब अणु उसमें थोड़ी ट्रांसफर होगा। अणु बगल वाला के जट दे देगा, ट्रांसफर दे देगा, वो फिर बगल वाला देते चले चल जाएगा। ठंडा है गर्म देखिए न्यूटन का शीतलन नियम है। बहुत ठंडा से बहुत ज़्यादा बहुत कम ठंडा, बहुत कम से बहुत कम और ठंडा होगा, ऐसे स्थिति है। चलो ठोस तथा पारे में उष्मा का संचरण केवल कौन विधि द्वारा होता है? चालन। ठोस और पारा में चालन। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन। बताइए एस्किमो के लोग बर्फ की दोहरी दीवारों में कारण पिघलता नहीं है, किस विधि? कौन सा विधि तीनों में से? अरे जो घर बनाता है ना बर्फ में तो पिघलता नहीं है, जो बनाता है ना तो पिघलने के न कारण का है चालन। किसी कारण? चालन कारण। क्या होता है कि इसका कारण यह बर्फ के दोहरी विवाद में जो हवा होता है ना, हवा मोड़ी पर में उष्मा का क्या हो जाता है? कुचालक हो जाता है, इसी कारण में पिघलता नहीं है। शीत ऋतु में लकड़ी जो है ठंडा नहीं होता, मगर हम लोहा पर नहीं बैठ सकते, लोहा की कुर्सी पे, किसके कारण? चालन। धातु में बने चाय पानी पति चाय नहीं पी सकते हैं, मगर चिमनी मिट्टी के बने अथी में हम चाय पी सकते हैं, सब है चालन। रेफ्रिजरेटर में पेटी किसके ऊपर रखा जाता है? वो किसके कौन सा विधि के कारण? ठीक है संवहन। अरे ठंडा करने के लिए जो हथिया जो फ्रिजनवा नहीं रखा था, हाँ मगर उसमें निकलता वो गर्म होता है। ठीक है बात सही है, लगता है ठंडा लेकिन अनुभव होगा कि ठंडा लग रहा है। और गर्म होता है। खुला छोड़ दीजिएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उनका। ठंडा ठंडा देगा दही ठंडा, सर्दी खांसी हो जाता है गर्म से। गर्म कहाँ है मर देते हैं? पहली बार सुनेंगे ठंडा है। आज तक तो हम नहीं सुने अभी तक। खाने में दही ठंडा लगेगा, लेकिन कहाँ ठंडा लगता है? दही खाने में ठंडा लगता है वैसे दही तो जैसे रहेगा उससे खड़ेगा। कुछ देर बाद गर्म लगेगा है, तो कैसे घर मम्मी से बोले कि पेट उठ चले जाना दही पी ले पेट ठंडा रहता हो। अब हो सका है, कुछ लॉजिक हो सकता है। जैसे जो ठंडा खाना बना रहता है ना, जैसे जो बीमारी होता है ठंडा खाना, तो सांझ के खाना ना रात में सवेरे वो असर दिखा देते हैं। चलिए आगे तो इधर अब स्टीफेन का नियम बताइए। ई समानुपाती टी के पावर अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। कौन सा नियम? किरचॉफ लॉ। ई समानुपाती टी के पावर 4। अब देगा कृष्ण पिंड किसे कहेंगे? जिसमें 95% का सोखने की क्षमता रहता है। ठीक है 95% रहा है। जो पिंड गर्म हो जाता है ना, विकिरण को पूर्णतः सोख लेगा ना, हाँ वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कृष्ण पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड। इसीलिए क्या कहता है, गर्मी में हम लोग सफ़ेद कपड़ा, ठंडा में काला कपड़ा का प्रयोग करते हैं। बताइएगा, श्वेत रंग में तो 7 रंग होता है। 7 रंग में से अगर लाल रंग को निकाल दिया जाए तो शेष रंग का प्रभाव कैसा दिखेगा? हरा रंग का दिखेगा। कैसे दिखेगा? लाल रंग को अगर हम 7 रंग में से लाल रंग निकाल देंगे तो बाकी सब कैसा दिखेगा? हरा। इसीलिए कहा जाता है है अगर जो भी है किरचॉफ नियम के अनुसार बोलता है कि लाल रंग के वस्तु को गर्म कीजिएगा, अंधेरा में रखिएगा तो हरा दिखेगा, और हरा वस्तु को गर्म करके रखिएगा अंधेरा में तो वो लाल दिखेगा। करेगी किरचॉफ नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने के बाद हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसलिए लाल कांच की गेंद को गर्म कर अंधेरे में रखा जाए तो वो हरी दिखाई देती है। आगे आते हैं। यह ले गैसीय प्रसार, गैसों का प्रसार ना कर ले पूरा रखिए। गैसों का प्रसार, अवस्था परिवर्तन, वाष्पीकरण, उष्मागति, माने प्रकाश से पहले खत्म। प्रकाश से पहले जो भी है सब खत्म। वोल्टेज का डेफिनेशन वोल्टेज मतलब जो ये वोल्ट होता है ना, वोल्ट थोड़ी विभव होगा। डेफिनेशन उसका। और वोल्ट तो मात्रक है वो। वोल्ट मात्रक कैसे? तो विभव और विभवांतर का, हाँ, किसी एक बिंदु तक ला किया गया कार्य विभवांतर है। 2 बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर है उसे विभवांतर है। जैसे किससे बढ़ रहा है बॉल, मतलब किससे इलेक्ट्रिसिटी से बढ़ रहा है? एम्पीयर वही विद्युत धारा का परिभाषा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, प्रकाश में हो जाता हूँ। केमिस्ट्री में कोई था? विलियम खत्म था, उसका बाद वैद्युत रसायन था। चलिए बताइएगा, जिस लिक्विड से अगर विद्युत धारा का गमन करता है उसे क्या कहते हैं? गमन करता है। जिस लिक्विड से, ये जिस विलयन से, ठीक है, विद्युत अपघट है। मतलब जिस लिक्विड से विद्युत धारा का आवागमन होगा उसे हमें विद्युत अपघट है, और जिस लिक्विड से विद्युत धारा का आवागमन नहीं होगा उसे विद्युत अनअपघट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एग्जाम्पल बताइए विद्युत अनअपघटक के। जिससे लकड़ी लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड ना, शुद्ध जल। हाँ, तो शुद्ध जल कह सकते हैं। यूरिया का घोल, ग्लूकोज का घोल, चीनी का घोल, और एक और कुछ है, क्लोरोफॉर्म का घोल। ये सब में विद्युत धारा ये क्या कहलाएगा? विद्युत अनअपघट है। विद्युत अनअपघट है मतलब इसको अगर पानी में भी घोल के अगर इसमें कीजिएगा ना तो विद्युत प्रवाह नहीं होगा। नमक का घोल ना, नमक तो पूरा तरह अथी हो जाएगा। चीनी का घोल यूरिया, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज और चीनी तो लमसम वही में आ ही जाएगा। लमसम चीनी या ग्लूकोज, चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, शुद्ध जल, ट्रांसफार्मर वाला तेल, सब ये सब हो जाएगा। ना कुछ अलग होता पूरा बॉडी में लाने देते ना, पूरा बॉडी में आ जाते पूरा अथी खत्म कर देते तो हैं। अरे अथी कम हो, हानि कम हो अथी का। 2 गो अथी होता है ना, कुछ होता है वो, अरे कुछ तो बोलते हैं वो भी है। वो कुछ लॉस कम करने के लिए होता है कुछ तो ना, धारिता ना। परतदार बनाया जाता है जानबूझ के। अरे तो कूलिंग के लिए तो स्पेशल है, मगर एक वाव होता है, कुछ 2 गो होता है। अरे कौन छती तो छती बोलते हैं उसको? अरे उसका परत हमको ऐसे लगेगा, अरे उसका छाती बिजलू, हम समझ परत उसका परतदार बनाया जाता है उसके लिए शायद, कैसे मतलब उसका छाती कम होगा तो हो सकता है। हमारा दिमाग में तो वही आ रहा था। चलो कर जाता है शायद। बताइए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कहाँ जमा होगा जाके?
कैथोड कोची होता है? कैथोड ऋणात्मक, तो प्लस आएगा किस पे? माइनस पे। और एनोड पे कैसा जाएगा? ऋणायन। एनोड पे जाएगा ऋणायन। कैथोड पे कौन सी क्रिया होता है? ऑक्सीकरण या अवकरण? कैथोड पे अवकरण। कैथोड पे कौन सी क्रिया होती है? अवकरण। और एनोड पे ऑक्सीकरण। एनोड पे ऑक्सीकरण की क्रिया किस पे? एनोड पे। और अवकरण की क्रिया कैथोड पे। बताना वैद्युत अपघटन का नियम कब और किसने खोजा था? फैराडे। कब? 1832 में। 1800 वैद्युत अपघटन का नियम माइकल फैराडे ने कब? 1832। 1800 और 1832 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था? 1832 में यूनान। कौन सा देश हुआ था? उससे पहले कौन सा संधि के तहत हुआ था? एडियानोपोल की संधि। एडियानोपोल जो 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829। किसके बीच हुआ था एडियानोपोल की संधि? तुर्की के साथ। किसके साथ? किसके साथ? तुर्की के साथ। यूनान। हाँ, अभी उस समय तुर्की, अभी भी देखेंगे कि तुर्की 1919 में होली हल है, तो पूरा तुर्की के लेके पूरा असहयोग आंदोलन हो गया। हाँ, तो धर्म में तो उस जहाँ धर्म रहते वहाँ पे ऑलरेडी है कि वहाँ पे शक्तिशाली होगा। हाँ, गुलाम था उस समय, अधिकार ओकरे पर था। यूरोप में न पढ़े हैं। बताइए, एक फराड बराबर कितना गुलाम? 96,494। 96,400 लगभग 96,500। लगभग 96,500। विद्युत अपघटन के बताइएगा उपयोग। वो जो परत उरत चढ़ता है ना पानी में, वो हो जाएगा। और ठीक है एगो विद्युत लेपन, ठीक है। विद्युत मुद्रण में भी गया था। तीसरा, धातु के शोधन में भी होता है। जैसे तांबा, चांदी, सोना का शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। विद्युत या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सब का किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। बताइए, डेनियल सेल में बताइएगा किसका घोल भरा रहता है? उससे पहले एक और रहता है, वो तो बर्तनवा में रहता है। कॉपर सल्फेट का घोल भरा रहता है, जिसमें कौन सा छड़ छुपा रहता है? तांबा का। डेनियल सेल में कौन सा धातु रहता है? तांबा, डेनियल सेल में। और इसके अंदर जो रहेगा ना, जो तनु के रूप में, वो रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किस? हाँ, ऊपर में कॉपर सल्फेट, और तनु बोलेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए, डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? जस्ता का। एनोड किसका बना होता है? जस्ता का। एनोड किसका बना होता है? डेनियल सेल का एनोड जस्ता का। तो कैथोड कॉपर का। किसका? कैथोड। डेनियल सेल में कैथोड कॉपर, कैथोड कॉपर, एनोड जस्ता, एनोड जस्ता का। अब आते हैं ईंधन। ईंधन की विशेषता दो चार को। उसमें मान लो ठीक हो, जलने पर कोई हानिकारक पदार्थ न छोड़ता हो, इसे ले जाने में आसानी हो और इसको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। बताइए, कोल गैस किसका किसका मिश्रण होता है? वाटर और नाइट्रोजन और CO+H। हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन 55%, मीथेन 30%, बाकी और सब में हो जाता है। CO+H2 जल गैस होगा या भप्पा अंगार गैस होगा। CO+N2 होता है वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस इंग्लिश में। भाप अंगार गैस को ही वाटर गैस कहते हैं। ये किसका बना होता है?
CO प्लस H2, CO प्लस क्या कहते हैं मिलने के बाद? भाप, अंगार गैस, इंग्लिश में वाटर गैस। इसका मान किसके से अधिक होता है? इसका उष्मीय मान किसके मान से अधिक होता है? प्रोड्यूसर से। किससे? सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। सबसे अधिक उष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है। हाँ कुछ हाइड्रोजन को 1600 इसमें नहीं दिले वायु अंगार गैस हो गया CO प्लस N2, CO प्लस वायु अंगार गैस, इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस में बताइएगा मीथेन और इथेन कितना होता है? 83% मीथेन और इथेन हो गया 16%। बाकी 1% में कोई और होता है। हाँ मीथेन 83 और इथेन 16। बताइए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और संतृप्त में कौन आता है? तो इसे कहते हैं उसको हाँ एल्केन और एल्कीन और एल्काइन और संतृप्त, जिसमें डबल और ट्रिपल बनता है। बताइएगा कोयला बनने की पहली प्रक्रिया क्या कहलाता है? कोयला बनने की प्रथम प्रक्रिया को पीट कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीट। और अंतिम अवस्था को तो हम तो वही बनने वाली पहली प्रक्रिया या कुछ ही होगा। कोयला बनने की पहली प्रक्रिया क्या होगा? शुरुआत में कौन बनेगा? पीटे बनेगा। हाँ प्रक्रिया में वही आएगा। हाँ पीटे का भी कहेंगे। और अंतिम किसे बोलते हैं? एंथ्रासाइट। तो सबसे खराब कोयला पीट और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट। मुलायम कोयला लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। हाँ मुलायम कोयला बिटुमिनस। विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाला कोयला बिटुमिनस सबसे ज़्यादा। और एंथ्रासाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में। और भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट। भूरा कोयला भारत में बताइए 2 क्षेत्र जहाँ पे कोयला का निर्माण होता है। गोंडवाना समूह और टर्सरी युग। 98% है गोंडवाना समूह और टर्सरी से 2%। निम्न टर्सरी युग में जो निम्न प्रकार का कोयला निकलता है वो कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़। बिटुमिनस में कुछ बोला तू? बिटुमिनस लिग्नाइट की करता है। हाँ लिग्नाइट की तमिलनाडु। चलिए आ गया तो ना इसके पहला स्थान पे तीसरा पे है पीठ के बाद। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पावल है? भारत में सबसे ज़्यादा तो पाया जाए बिटुमिनस। बताइएगा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी श्रवण से बताइएगा कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होता है? चलो ठीक है। पेट्रोलियम गैस किसका किसका मिश्रण होता है? पेट्रोलियम गैस किसका किसका मिश्रण होता है? ठीक है प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का। पहले इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन। नहीं तो प्रोपेन हटा देगा तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन देगा। हाँ 2 अवयव है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य की धातु टाइटेनियम। येलो केक यूरेनियम। येलो केक दहन कैसी क्रिया है? जैसे अवकरण, अवकारक, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बताइए। हाँ ऑक्सीकरण। दहन कैसी प्रक्रिया है? ऑक्सीकरण। दहन कैसी है?
दहन के लिए आवश्यक शर्त कितना? 3 या 4 होते 5 होगा 3 गो। 3 होगा। एक तो पहला पोषक पदार्थ में कौन? ऑक्सीजन। दूसरा दहनशील पदार्थ। ताप भी होना और चाहिए। तीसरा ज्वलन ताप के प्राप्ति। 3 गो होता है। दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए आवश्यक शर्त 3 गो। क्या गो? 3 गो। प्रणोदक कितने प्रकार के होता है? मतलब 2 प्रकार के प्रणोदक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठोस है गो, द्रव। ठोस लिक्विड है, सॉलिड। प्रणोदक के ना दिले इंग्लिश। हाँ दिले वो प्रोपेलेंट्स दिले, प्रोपेलेंट्स दिले। चलिए हम लोग को कल होगा आवर्त सारणी। अब आएगा मजा। अब पिक्चर चालू होगा। ना थ्योरी की बात नहीं यार, जैसे मेन मजा यहीं से क्लास का होगा। क्वेश्चन यहीं से उठता है ना। आपको सीखा और जो पादा पर जंतु जो है ना, इतना बार पढ़ता मतलब नहीं हो पाता है, भुला जाता है सब का आदत है। बताइएगा जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है बायोलॉजी में? बायोलॉजी में कहाँ से था? एंजियोस्पर्म से और जिम्नोस्पर्म ना। आवर्त बीजी और अनावृत बीजी था ना। जीवित जीवाश्म साइकस कुछ ना साइकस कहा जाता है। सबसे बड़ा भी कुछ होगा, सबसे बड़ा बीजांड। बताइएगा किसमें बिना खोल के बीज होता है? बिना खोल के बीज अनावृति होना चाहिए। हाँ और तो हिंदी में सब खत्म हो गए। नहीं एनजीओ नहीं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में किसे? जिम्नो में। हाँ एनजीओ मतलब जो है तो वो आवर्ती हो गया था। जिम्नो नो का मतलब कि नहीं उसमें रहेगा। बताइएगा जिम्नोस्पर्म का उदाहरण बताइएगा। जिम्नोस्पर्म पेड़ का नाम बताएंगे ना। अब जो बताइए ना, जिम्नोस्पर्म में आना चाहिए बस। हो जाना चाहिए साइकस, पाइनस, चीर, देवदार, स्प्रूस, ये सब किसका भाग है? जिम्नोस्पर्म का। किसका? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में अंडा नहीं बनता, अंडाशय नहीं होता। तो अंडाशय नहीं होगा तो कुछ नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? फल। इसलिए इसके फल के बाहर बीज दिखता है, फल के बाहर बीज। बताइएगा तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीर से। किस पेड़ से? अब चीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइन कहा जाता है। कहा जाता है पाइन। चीर को क्या कहा जाता है? पाइन। क्या कहा जाता है? हाँ पाइनस इसी का पार्ट है। बताइए जू खैरा वो था, खैर के पेड़ से। कत्था किससे देखा? कत्था किससे बनता है? तो कही था। चलिए बताइए खैरा रोग जिंक की कमी से होता है धान में। बताइएगा कि टेनिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? टेनिन, टेनिन, टेनिन। स्याही और रेजिन चमड़ा के बनाने में। स्याही और चमड़ा बनाने में टेनिन। टेनिन का मतलब होता है ऊपर से बलवा उखाड़ना। चलिए पाइनस के पेड़ से क्या प्राप्त होता है? वो तो तारपीन का तेल है। ये पाइनस के पेड़, ये पाइन खाली कहा जाता है चीर को। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? चिलगोजा। पाइनस के पेड़ से चिलगोजा। पाइनस के पेड़ से जिसको खाने के काम में आता है। चिलगोजा क्या करने? बताइएगा अगला इफेड्रा से क्या बनाया जाता है? खांसी का दवा बनाया जाता है। किसका? खांसी दमा के दवा। इफेड्रा से खांसी का दवा। इफेड्रा से खांसी का दवा। बताइएगा एक जिम्नोस्पर्म का पेड़ का नाम बताइए जिसके लुगदी से कागज बनाया जाता है। उसका पास थोड़ी है जिम्नोस्पर्म। कोनीफर। कोनीफर से क्या प्राप्त होता है? ओकर लुगदी से कागज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हाँ कोनीफर।
कोनिफर से क्या बनाया जाता है? कागज। कोनिफर से क से कोनिफर, क से कागज, क से कोनिफर, क से बताइए सागो पाम किसे कहा जाता है? स से सागो का सागो, स से साइकस क्या कहा जाता है? साइकस को क्या कहते हैं? सागो पाम। सागो पाम। कवक युक्त पाइनस की जड़ को क्या कहा जाता है? 8 क्लास में पढ़ना है बायोलॉजी के। माइकोराइजल जड़े कहा जाता है। माइकोराइजल जड़े जो जाल नुमा, जैसे हम लोग धरमा के पेड़वा या कुछ पेड़वा कबाते हैं सब्जी वब्जी आके, तो नीचे जाल टाइटा नहीं देता है, छोटा छोटा पतला पतला निकलता है उसको। तो सवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं? ठीक, कवक पाइनस की जड़ को माइकोराइजल जड़े। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोराइजल जड़े, ऐसे भी माइकोलॉजी होता है ना, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। और उसी तरह से शैवाल के साइकस की जड़ को कोरेलॉइड कहते हैं। कोरेलॉइड। जीवित जीवाश्म में तो अभी पूछ लिए। आवृतबीजी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। किसको कैसे कुछ में? बीजपत्री और द्विबीजपत्री। हाँ, एक बीजपत्री और जैसे चावल एक बीजपत्री, गेहूँ द्विबीजपत्री है। पूर्ण से 2 भाग में बट रहा है तो उसको कहते हैं। गेहूँ 2, लहसुन 1, लहसुन 1, प्याज 1, बाकी सब जैसे सरसों आलू एक बीजपत्री है। तो हाँ, और जो 2 भाग में टूट गया, खोल ले, छिलका हटा है और 2 भाग में टूट गया, वो द्विबीजपत्री। और नहीं कोई हटा तो 1। नारियल 1। जैसे आम को भी खाइएगा ना, आम को भी वो द्विबीजपत्री है सीधा। आम को भी आटी जब फूलेगा ना तो 2 भाग में बट रहा है। जो निकलता है ना, अरे जेकर पत्ता लंबा, सुना जेकर पत्ता लंबा नुकीला वो एक बीजपत्री। जेकर पत्ता लंबा नुकीला एक बीजपत्री। आ जेकर बीच किनारे कट्टल फट्टल टाइप का रहता है ना, जालीनुमा, ओकर होता है द्विबीजपत्री। जैसे एग्जांपल दीजिए द्विबीजपत्री वाला पहले। जैसे बूट के देखिए ना, बूट के पत्ता देखिएगा तो किनारे किनारे कट्टल फट्टल रहेगा। एक बीजपत्री वाला दीजिए ना। केला, धान, उसका नहीं फट रहा था। धान के कहाँ फट रहता है? सीधा केला का ना कहाँ? नहीं सर, ऐसे रहा जैसे कोई में नहीं, वो अपने से फट जाता है। खेसारी द्विबीजपत्री है। दाल ये सबसे बढ़िया हम बताएं, हाँ। उसको अगर अंदर का जो है ना 2 भाग में पूछा है सर, पत्ता के आधार पर भी पूछता है। समझ में नहीं आ रहा है। वही भाग सर पत्ता के ट्रिक बता रहे हैं। अरे अंदर वाला जो भाग है 2 भाग में बटेगा। देखो तुम जो बोला है ना उसको रोल से है, साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए ना। वो नहीं, बीज, अरे जो बीज 2 भाग में बट गया सीधा सीधा वो बस द्विबीजपत्री, नहीं बटा वो एक बीजपत्री। मगर पत्ता के आधार पर पूछा है। बताइए क्वेश्चन। खजूर बताइए। खजूर एक बीजपत्री है। कैसे रहे? पत्ता को बोले हैं, आगे नुकीला लंबा। फट्टे से गेहूँ फटल रहता है, गेहूँ फटल रहता है, 2 भाग में कीजिएगा। अरे पूछा है सर, हाँ पत्ता पूछा हुआ है था तो, हाँ वही तो बोले गोल रहता है। गोल किनारे से अलग तरह थोड़ा थोड़ा। द्विबीजपत्री में आ जाएगा। हाँ, मूंगफली हो जाएगा, काजू हो जाएगा, द्विबीजपत्री, पिस्ता बादाम हो जाएगा। ना रुक, मटर का अपने से 2 भाग बढ़ जाता है। तो आप उसको हटाइएगा तब ना। सरसों 2 भाग में बटल दिया जाएगा। हाँ सुनाइए। चलिए मान के चलिए मटर की बात करें तो मटर के जब ऊपर का खुली हटाते तब निचलका ना खाता है। हाँ था एकरा में तो कजुआ के तो काजू फूल से निकला तू ना देख। अरे वो निकलता है सर, पहले ऐसे नहीं निकलता है। पिस्ता बादाम भी बाती रहता है ऊपरे। तो हाँ किशमिश को एक बीजपत्री और 2 भाग में कटेगा। किशमिश को अंगूर के सुखा के बनाता है सर। सीधा यार पत्ती के आधार पर भी 2 भाग में है। चलिए आते हैं इधर।
एक बीजपत्री। नुकीला लंबा रहेगा तो बीच में किनारे को कट्टा फटा नहीं मिलेगा यदि लगती एक बीजपत्री वाला में। जैसे धान के निकालिएगा पतवा तो कट्टर फटा रहता है, एकदम नुकीला रहता है, और जब चिकना किनारे वाला पार्ट। अब बताइएगा लहसुन प्याज किस कुल का है? ना ले लिया। अरे लहराता कोई न प्याज तो लहरे लगता है, तो लहसुन प्याज सतावर लिलियसी का। लहसुन प्याज सतावर। अब आते हैं गेहूँ, मक्का, गन्ना, चावल, बाजरा, दूब घास। एक में पूछता है दूब से तो सब जानता है कि गेहूँ, चना, जौ, जई, ये सब बाजरा, बांस और दूब दोनों पूछता है। बांस असम। चलिए दूब और बांस, जौ, जई, गेहूँ, चावल, ये सब ग्रेमनी में। किस कुल में? ग्रेमनी में। चावल, गेहूँ, जौ, जई, बांस, दूब के घास, ये सब किस में? ग्रेमनी कुल में। गन्ना भी ग्रेमनी में, ज्वार भी ग्रेमनी, बाजरा भी, लमसम अनाज वाला सब ग्रेमनी कुल में। अनाज वाला लमसम सब ग्रेमनी कुल में। बस दो एक्स्ट्रा याद रखना है, बांस एगो दूब के घास। बांस और दोनों घासे गन्ना सब घासे है तीनों। दूसरा सबसे बड़ा घास गन्ना और सबसे बड़ा घास बांस। दो चार था कहाँ जब देहात में बोल रहा था। चलिए नारियल, तार, सुपारी, खजूर किस गए? पालमी। नारियल, तार, खजूर किस में? पालमी। नारियल, तार, खजूर, सुपारी, पालमी। केला बताइएगा, और केला का वैज्ञानिक नाम भी बता दीजिएगा सीधा। बनाना को कुछ होगा ना? नहीं, मस्का पाराडेसिका। मस्का पाराडेसिका केला का वैज्ञानिक नाम। हाँ मक्खी का। मस्का पाराडेसिका केला का वैज्ञानिक नाम। ये आपका बताता है म्यूजेसी में। केला किस कुल का? म्यूजेसी। केला म्यूजेसी कुल में कौन सा? केला। बताइएगा ज्वार, बाजरा, चावल, बांस, धूप, गन्ना किस में? ग्रेमनी कुल में। किस में? ग्रेमनी कुल में। चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, धूप, फिर घास, हाँ ये सब किस में? ग्रेमनी में। ग्रेमनी में। अनाज वाला भी बोले ना ग्रेमनी में, याद है ग्रेमनी में अनाज। ग्रेमनी में अब तो गौ से ग्रेमनी है, गौ से गेहूँ याद रखिए ना, तो गेहूँ में आ जाएगा अनाज ना। अनाज में कौन? ग्रेमनी। कौन कुल? ग्रेमनी। तार, नारियल, सुपारी इस किस में? पालमी। तार, नारियल, सुपारी ये सब किस में? पालमी में। हाँ खजूर भी। केला, केला म्यूजेसी। केला म्यूजेसी। केला म्यूजेसी। केला मस्का डो अति को चिन्ह था पाराडेसिका। मस्का पाराडेसिका वैज्ञानिक नाम। केला का सर मस्का? हाँ केले के था कुछ बोल रहे हैं। चावल को बोल रहे। चावल ना बोले, चावल के अति कुछ कहा थे। चावल का धान के होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका अरे आरती है ओरिजिया स्टीवा। ओरिजिया स्टीवा। अब बताइएगा मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी। मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी किस कुल में? क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा खाए वाला हाथ भी नहीं था ना। गोभी का ना? कॉलीफ्लावर का? मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी। मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी किस कुल में? अच्छा बात बोल रहे हैं। क्रूसीफेरा। आलू, बैगन, लाल मिर्च, तंबाकू, टमाटर, धतूरा, बेलाडोना ये सब किस में? हाँ सोलोनेसी में। आलू, बैगन, धतूरा,
फिर उसके बाद बेलाडोना, बेलाडोना से क्या बनाया जाता है? दर्द के दवा, दर्द के पहले बेलाडोना को आता था गोली। दोनों को उचित है बुखार के। हाँ दोनों है। आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, धतूरा, बेलाडोना किस में? सोलोनेसी, 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 सोलो। चलिए इसको फिर से आधा कल फिर पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर ना होगा। कल फिर आ जाएगा और आवृत्त बीजी आ जाइएगा। कहाँ से था? अथिया में, सेटवा में, सेटवा में मतलब देखे पड़ेगा। टेलीग्राम में कौन जुड़ल है? सब हो गया, एक दिन हो गया, 72 हो गया, ऐसे हो गया। तो ग्लोबल अति सेट में चलो है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का पहला प्रयोग किसने और कब किया था? 1975 में बाली ब्रोकर ने। बाली ग्लोबल वार्मिंग शब्द का पहला प्रयोग बाली ब्रोकर, बाली ग्लोबल वार्मिंग के बाली ब्रोकर 1975। बहुत हुआ 1975 में। आर्यभट्ट का अथी गया था भारत में पहला, भारत में अथी हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था सिक्किम में। नहीं जाने की विदेशी लाट है, आज ही बेच रहा जाना कि विदेश से इसके लिए है गया भारत। क्रीमियम युद्ध कब हुआ था? क्रीमियम युद्ध वो तो वाटरलू का युद्ध है, 1855-56 में क्रीमियम युद्ध। क्रीमियम युद्ध बताइएगा। भारत माता नामक चित्रकार के लेखक 1855-56। बताइए भारत माता नामक चित्र के चित्रकार? भारत माता अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ। पौधे में फास्फोरिक एसिड के रूप में कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस। फास्फोरिक एसिड है तो किससे बनता है? स्टेनलेस स्टील का प्रयोग, सॉरी स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का प्रयोग किस लिए करते हैं? संक्षारण को रोकने के लिए या जंगरोधी बनाने के लिए। हाँ। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत, जवाहर रोजगार योजना 1993। महिला समृद्धि योजना 1993। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल किस देश में? अमेरिका में। कहाँ पे? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल अमेरिका में मिलता है। पहाड़ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2005 है। 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2000। मिड डे मील 1995। मिड डे मील, मिड डे मील कहाँ से? तमिलनाडु। तमिलनाडु से। कहाँ से? तो मिड डे मील वही ना है। और ये करेंट अफेयर वही है, करेंट अफेयर। तमिलनाडु में नाश्ता है, नाश्ता है। पूर्व का सिराज जौनपुर। जौनपुर। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। भारत का एक राष्ट्रपति होगा 63, सॉरी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ना पद होगा 52 में। उपराष्ट्रपति होगा 63, उपराष्ट्रपति होगा 63। प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक? ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर, B.A. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर, B.A. मिन्हास। शालीमार बाग की स्थापना
शाहजहां शाहजहां, शालीमार शाहजहां, शालीमार शाहजहां, शालीमार शाहजहां। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो वर्गीकी का जनक वर्गीकी का जनक लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना, हाँ, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2006-7, 2006-7। राष्ट्रीय महाभियोग, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? हाँ, तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं है, जहाँ मन करेगा वहाँ, जिस सदन में मरेगा वहाँ पे ला सकते हैं। पास हो गया तो हो गया। एगो मैंने दोनों पहले तो राष्ट्रपति के लिए एगो में लाए उपराष्ट्रपति के पहले राज्यसभा ही पहले, क्या ओकर वही है ये तो। जांच में अगर दूसर का पहला पास कर दिया, दूसर का गया, अब बात सही पाया गया तो फिर देना पड़ेगा इस्तीफा राष्ट्रपति को। हाँ, 20-20 गो है, उपराष्ट्रपति के लिए 20 गो और राष्ट्रपति के लिए हाँ 25। गलती बोला गया था। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आर.सी. दत्त। इकोनॉमी हिस्ट्री पुस्तक के लेखक आर.सी. दत्त। इकोनॉमी हिस्ट्री आर.सी. दत्त। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ग्रीस पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड एम्स्टर्डम। ग्रीन प्रेस में हाँ। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य, हाँ, आओ एक 2 दिन आओ, ले पीछे सेट में ही है तो। केरल चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य, केरल चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य एसपीडीए में दे ले तो, एसपीडीए में पूछे, हम ही पूछे हैं। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में। चिनार बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क। सल्फर डाइऑक्साइड को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं कि द्वितीय प्रदूषक कहते हैं? द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। किसको? जो प्रथम से बना उसे द्वितीय कहते हैं। चलिए, कल 349 से 354। हाँ, एगो पेज खड़ा टाइम बीचवा में ग्लैप्स हो जा रहे हैं तो पूरा तो पूछा ही जाएगा।